हमने देखा था अभी कि हमने इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया, हमने सीखा था इक्वेशन बैलेंस कैसे की जाती है। अब हमारा एक और टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है केमिकल इक्वेशंस के साथ, कभी कभी केमिकल इक्वेशंस के साथ कुछ सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर एस दिख रहा है आपको, यहाँ पर जी दिख रहा है, यहाँ पर एस और यहाँ पर भी जी आपको दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इन सिंबल्स, क्या सिग्निफाई करते हैं सिंबल्स, क्यों लिखे जाते हैं? तो ये ना आपके एलिमेंट और कंपाउंड के स्टेट्स को बताते हैं कि आपका एलिमेंट या कंपाउंड किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, लिक्विड में है या एक्वा स्टेट में, किस स्टेट में आपका वो इक्वेशन, वो कंपाउंड या वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस इक्वेशन में, उस स्टेट को बताते हैं। क्यों जरूरी है ये स्टेट को बताना, या क्या नीड पड़ती है हमको, क्यों बताने की जरूरत पड़ती है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे जो आयरन है हमारा, आयरन ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता। अगर मैं कहूं वाटर का लिक्विड फॉर्म ले लो, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर आप उसको ले लो और कहो कि आयरन का रिएक्शन उससे कराओ और आपको ये मिल जाए, तो नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। अगर वाटर अगर लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट ना होकर के अगर यहाँ लिक्विड स्टेट होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आयरन वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं। आयरन तो रिएक्ट करता है स्टीम से। अब स्टीम क्या है? स्टीम बेसिकली आयरन वाटर का आपका वेपर फॉर्म है ना, हॉट वेपर्स को हम स्टीम बोलते हैं। और वो क्या है, वो क्या लिक्विड है? नहीं, वो गैसेस फॉर्म में, वो वेपर फॉर्म है। तो यहाँ पर आयरन क्या कर रहा है, यहाँ पर आयरन जो है वो वाटर के लिक्विड फॉर्म या सॉरी गैसेस फॉर्म यानी कि स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें सिग्निफाई करने की जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पर कि वहां पर जो प्रेजेंट एलिमेंट या कंपाउंड है वो किस स्टेट में है, या बेसिकली रिएक्शन किसके साथ हुआ, या उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का कौन सा स्टेट है जो रिएक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन या टेम्परेचर या प्रेशर पर। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम जो सिंबल्स का यूज करते हैं उनको हम उन एलिमेंट्स और कंपाउंड के जस्ट बगल में ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे यहां लिखा गया बिल्कुल ऐसे ही। हर जगह जरूरत नहीं पड़ती। अब ये पूछोगे सर कि हमें हर इक्वेशन के साथ इसको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, तो क्या हर इक्वेशन के साथ आपको ये लिखने की जरूरत है? तो मेरा आंसर ये है कि नहीं, जरूरत नहीं कि आप हर इक्वेशन के साथ इसको लिखिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, आप अपने इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट, मतलब स्टेट क्या है, गैसियस है, लिक्विड है, एक्वस है, सॉलिड, कौन सी स्टेट है उस एलिमेंट या कंपाउंड की, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के साथ साथ हम उनका फिजिकल स्टेट भी क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ताकि वो हमारी केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाए। अच्छा, आपको गैस के बारे में पता होगा, आपको लिक्विड के बारे में पता होगा, आपको सॉलिड के बारे में पता है कि इस क्या मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस का, लेकिन एक्वस क्या होता है, एक्वस कौन सी स्टेट? तो एक्वस का मतलब होता है ना कि जब आप किसी भी चीज को पानी में घोल लेते हो, डिसॉल्व कर लेते हो, उसके बाद वो जो फॉर्म होता है उसका, वो एक्वस फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां लिखा है साफ साफ, एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में। देखो सॉल्यूशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है, पहले सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने चीनी लिया, आपने पानी में उसको घोल दिया तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। आपने नमक लिया, उसको पानी में घोल दिया तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आप किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। क्या प्रिपेयर हो जाता है? उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन वाटर में होता है। तो अगर कोई भी हमारा कंपाउंड अगर वो वाटर में डिसॉल्व है, वो वाटर के सॉल्यूशन के साथ प्रेजेंट है, या वाटर के सॉल्यूशन, आपने उसका वाटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो जो आपका कंपाउंड होगा वो एक्वस फॉर्म में माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हो, कॉपर सल्फेट पाउडर लेते हो, आप कॉपर सल्फेट पाउडर लिया आपने, इसको पानी में घोल दिया, इसको ना पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब ये पाउडर फॉर्म था कॉपर सल्फेट, आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो अब वो कॉपर सल्फेट जो कि पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में था, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्वस फॉर्म। एक्वस का मतलब कि आपने उसको पानी में क्या कर दिया, घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो एक्वस फॉर्म का मतलब ही ये होता है जब किसी भी कंपाउंड का जब कोई भी कंपाउंड जब क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक्वस फॉर्म है। वो उसका कौन सा स्टेट है, वो एक्वस स्टेट है, एक्वस फॉर्म उस कंपाउंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस्ड होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर आ जाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि केमिकल चेंज में क्या क्या आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं।
उसके बाद जैसे कि हमने बात की थी कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब केमिकल चेंज का कुछ एक बता रहा है कि यहाँ पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, इस चीज को बता रहा है। ये सारी चीजें इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल, फिर हमने आज अभी जस्ट देखा कि केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, स्टेट्स को मेंशन करके कि वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट या कंपाउंड किस स्टेट में प्रेजेंट है, इस चीज को रिप्रेजेंट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब जो हमारा अगला लेक्चर जो होगा, जो हमारी अगली क्लास होगी, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड होगी कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और हर रिएक्शन को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।